नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। हम मौजूद हैं मुंबई के फोर्ट इलाके में। गुरुवार करीबन 4:30 बजे एक इमारत है यहाँ पर, भानुशाली इमारत, ग्राउंड प्लस 6 इमारत है ये। इसका जो एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है, लगभग 40% जो हिस्सा है वो ढह गया है, जिसके बाद से लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। जैसे कि आप देखेंगे अब भी लगातार एनडीआरएफ की बात कर लें, मुंबई पुलिस की बात कर लें, मुंबई फायर ब्रिगेड की बात कर लें, डॉग स्क्वाड की बात कर लें, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। कल पूरा दिन, शाम से पूरी रात, और आज यानी दूसरा दिन लगातार मलबे को हटाने का और लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। अब मानसून के समय मुंबई में हर बार इसी तरह के हालात देखने मिलते हैं, जिसकी वजह से जो प्रशासन है उस पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। आपको मैं बता दूं, एक तो पहला जो इलाका है ये फोर्ट इलाका है। फोर्ट इलाका अगर आप मुंबई से वाकिफ़ हैं तो सबसे मशहूर इलाकों में से एक है, काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है, काफ़ी महंगा इलाका माना जाता है। जहाँ पर ये इमारत है, इमारत से महज आधे किलोमीटर भी नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, आधा किलोमीटर उससे भी कम के डिस्टेंस पर यहाँ पर बीएमसी, बृहन्मुंबई मुंबई महानगर पालिका जो है, उसका ऑफिस है। यहाँ पर आप समझिए कि अगर हेड ऑफिस यहाँ पर है, जो देश की नहीं एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है, और उसके नज़दीक अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो इसके लिए आप किसे ज़िम्मेदार मानेंगे। बहरहाल अब तक 6 लोगों की मौत हुई है इस पूरे हादसे में। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जेजे अस्पताल में इलाज चल रहा है, और भी कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका की जा रही है, जिसके कारण आप देखेंगे कि लगातार मलबे को हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड को लेकर घूमा जा रहा है, और कहीं ना कहीं जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, कल की अगर बात करें 16 जुलाई के दिन मुंबई में इस तरह के 2 हादसे हुए, एक मलाड में और एक यहाँ पर फोर्ट में। मलाड में भी 2 लोगों की मौत हुई है। एक सवाल भी उठता है प्रशासन पर कि वाकई प्रशासन की ओर से क्या किया जा रहा है, क्योंकि अगर हर साल मानसून में इसी तरह के हालात मुंबई जैसे शहर में होते हैं, जिसे मैक्सिमम सिटी कहा जाता है, जहाँ पर सबसे अमीर महानगर पालिका है, जहाँ पर कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, अगर आपके सबसे अच्छे शहर में इस तरह के हालात हैं, इस तरह से अगर मलबा निकाला पड़ रहा है, इस तरह से अगर लोग मर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे जगहों के क्या हालात हैं। तो क्या फ़ायदा है अगर आप देश की सबसे अमीर महानगर पालिका आप होंगे तो भी। बहरहाल जो पुलिस प्रशासन है वो भी लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात तो नहीं करेंगे, लेकिन लोग आपको नज़र आएंगे मेरे बाईं तरफ, जो बेहद ही भावुक हैं। इनके लोग, इनका घर, सब कुछ यहीं पर था। आप भी सोचिए, अगर आपका एक घर है और अचानक से अगर वो इमारत ढह जाए, आपके पास कुछ भी ना बचे, आपके रिश्तेदारों की बात कर लें, वो अंदर हो सकता है कि फंसे हों, आपका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, तो आप क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो डर भी लगता है और बुरा भी लगता है, और ये भी सोचता हूँ कि ये किसी और के साथ ना हो, हमारे साथ तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप जाएंगे कहाँ, आप बेघर हो जाएंगे, आपका पूरा सामान चला गया। आप देखिए इस तरफ गाड़ियाँ दबी हुई मिली है, मलबा पूरा हटाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मैं आपको यही एक चीज़ कहूँगा कि दिन रात मुंबई पुलिस की बात कर लें, फायर ब्रिगेड की बात कर लें, एनडीआरएफ की बात कर लें, पूरा दिन और पूरी रात यहाँ पर मेहनत की है उन्होंने। आज दूसरा दिन है, और जबकि लगातार बारिश हो रही है, उसके बावजूद लगातार मेहनत करना, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, एनडीआरएफ की टीम कल से यहाँ पर मौजूद होना, ये सब देखकर भी आप समझ सकते हैं कि हालत कितने ख़राब हैं। लोगों के सामान, किसी का यहाँ पर कबर्ड है, किसी का यहाँ पर दूसरी चीज़ें हैं, ऊपर भी आपको बहुत सारी थालियाँ और दूसरी चीज़ें नज़र आएंगी। तो बुरा भी लगता है, डर भी लगता है, लेकिन सवाल उठाना ज़रूरी है। क्या प्रशासन की ओर से जो कदम उठाए जाने चाहिए तो वो हुए हैं कि 80 साल पुरानी इमारत बताई जा रही है, जो कि म्हाडा की इमारत है। म्हाडा आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आती है, और उसकी इमारत के अगर ये हालात होंगे तो दूसरी इमारत के हालात किस तरह से होंगे। ये जर्जर इमारत इसे कहा जा रहा है। अब जब हादसा हुआ तब म्हाडा की ओर से कहा जा रहा है कि नोटिस दिया गया था, लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो हमारी लोगों से बातचीत हुई है यहाँ पर, उनसे तो वही समझ में आया कि ऐसा कोई भी नोटिस अब तक इन्हें नहीं दिया गया था। 25 से ज़्यादा परिवार रहते थे, कोई नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन जिस तरह से इंस्पेक्शन होना चाहिए शायद वो नहीं हुआ। इस साल क्योंकि लॉकडाउन भी था, इस साल क्योंकि कोविड के सबसे ज़्यादा मामले भी मुंबई में थे, उसकी वजह से भी जो पूरा बीएमसी के डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वो भी, उनका फोकस शिफ्ट हो गया था अस्पतालों की ओर। तो क्या जिस तरह से सभी इमारतों की निरीक्षण की जानी चाहिए थी, क्या वो उनकी ओर से की गई थी, या जिस तरह से हर बार मानसून से पहले एक लिस्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि जर्जर इमारतें कौन सी हैं, उनके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वो सारी चीज़ें की गई हैं। परिवार वाले ज़रूर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ उनसे बात करने की, क्योंकि हम जानते हैं कि वो किस हालात से जाएंगे, वो किस मानसिक स्थिति में होंगे, क्योंकि अगर हम भी वहाँ पर होते तो हम भी शायद किसी से बातचीत नहीं करते। क्योंकि अगर आपका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, आपका सामान इसी तरह से आपको मिले, सड़कों पर गिरा हुआ, आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर दब जाएँ, आपके लोग अंदर मौजूद हों,
तो आप क्या करेंगे? कल मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर, बीएमसी कमिश्नर आए थे, 2 बार उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इमारतों के जिस तरह से हालात होने चाहिए वैसी थी, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? एक भी बार सही से जवाब नहीं मिला। तो और ये एक कोई इमारत की बात नहीं है, हर साल मुंबई में इस तरह की घटनाएं होती हैं। हर साल मानसून में हमने देखा है कि इस तरह से लोगों की मौत होती है, तो आखिर इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? आप देखिए और सोचिए कि अगर आपके आसपास अगर इसी तरह की चीज़ें हो, आप जिन्हें जानते हो, उनकी इमारतों के साथ ऐसा हो, कभी ना हो, लेकिन अगर हो तो आप क्या करेंगे? जो आंकड़े आए हैं मैं आपको बता दूं, 2013 से 2019 का पिछले 7 सालों में एक आरटीआई में पता चला है कि केवल मुंबई में 3,945 इसमें घर, इमारत और दीवार ढही हैं। आप सोचिए कि 3,945 अगर इमारतें गिरी हैं, 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, केवल मुंबई की मैं आपको बात कर रहा हूँ। हज़ारों की संख्या में अगर ये हालात हो रहे हैं, तो इसके लिए आखिर ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि आखिरकार ये ज़रूर हम आपको बता रहे हैं कि क्या किया जा रहा है, राहत और बचाव का काम जारी है, लोग परेशान हैं, इतने लोग मरे हैं, लेकिन ये केवल आंकड़ा बनकर क्यों रह जाता है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, हर मानसून में अगर इसी तरह से होते हैं, जैसे कि मैंने कहा 3,000 से ज़्यादा अगर इमारतें, घर और दीवारें गिरी हैं पिछले 6 साल में, 300 से ज़्यादा लोगों की अगर मौत हुई है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन की ओर से अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है या क्या-क्या कदम उठाए गए हैं कि ऐसी चीज़ें आगे ना हो? क्या इसका कोई डेटा किसी के पास मौजूद है? बिल्कुल नहीं। और ये सवाल हम ये जो ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं हम उनसे नहीं पूछ रहे हैं। हम एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड या पुलिस या यहाँ पर जो बीएमसी के कर्मचारी हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं जिनका काम है ये सारी स्ट्रैटेजी बनाना, जिनका काम है नज़र रखना कि चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए। आपको बता दूँ कुछ समय पहले भी जब यहाँ पर ये मलबा हटाने का काम जारी था, ऊपर से कुछ सामान गिरा तो लोग भाग कर बाहर निकले, जो एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के लोग थे, तो वो भी एक खतरा लगातार बरकरार रहता है। दिन रात आप सोचिए, भारी बारिश में आप भीगते हुए यहाँ पर काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। जब बारिश में तो इसका वज़न भी क्योंकि बढ़ जाता है पानी सोखने के कारण। तो सवाल हैं कई सारे, जवाब एक भी नहीं है। अब तक 6 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 6 लोगों की मौत हुई है, 2 से 3 लोगों के और दबे होने की बात की जा रही है, इसलिए एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। क्या प्रशासन या भले ही बीएमसी हो, भले ही महाराष्ट्र सरकार हो, भले ही उद्धव ठाकरे हों या फिर मुंबई के बीएमसी कमिश्नर हों, उनमें से क्या कोई भी इन परिवार वालों को देखकर बता सकता है कि आखिर इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या कोई है जो उनसे मिल के समझ सकता है, उनके लिए कोई मदद कर सकता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, इससे 2 साल पहले जब मैं घाटकोपर में इसी तरह से एक इमारत ढही थी और कुछ नेताओं का नाम आया था, ये कहा गया था कि इन्हें जल्द से जल्द घर बनाकर दिया जाएगा, उसका ऐलान किया गया था, वाहवाही लूटी गई थी। 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर भी आप देखिए, ये सब वो गाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर ये मलबा गिरा था और अब भी यहाँ पर हालात किस तरह से लगातार साफ़ सफाई का काम ज़रूर शुरू है, लेकिन क्या इसके बाद जो लोग रहते थे उन्हें कहीं और घर दिया जाएगा? वो इसके बाद क्या करेंगे? उनके सामान यहाँ पर होंगे, उनका घर यहाँ पर था, उनकी सभी चीज़ें यहाँ पर थी, वो यहीं पर रहते थे। और ये वो फोर्ट इलाका है, मैं आपको बता दूँ, फोर्ट इलाका ये वो वाला है जहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स बहुत महंगे हैं। यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर सीएसटी स्टेशन है और यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर बीएमसी का हेड ऑफिस है। तो इस तरह के हालात ज़मीनी स्तर पर हैं, इस तरह से लोग परेशान हैं। डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। जब आपको भी हम बता रहे हैं, डर भी लगता है, बुरा भी लगता है। डर इसलिए भी लगता है कि अब पता नहीं 40% हिस्सा गिर चुका है, बाकी हिस्सा का क्या होगा। 80 साल पुरानी इमारत बताई जा रही है, लेकिन अगर ये सब आपके नाक के नीचे हो रहा है, अगर हेड ऑफिस आपके ठीक बगल में है, अगर हेडक्वार्टर्स के आसपास की इमारतों की यह हालात हैं और इस तरह की सड़कों पर मलबों को रखा जाना पड़ रहा है और इस तरह से 6 से ज़्यादा लोगों की, अब तक 6 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोगों के दबे होने की आशंका के जताई जा रही है। कई परिवार बर्बाद हो गए हैं, लगभग 25 परिवार रहते थे। माडा की ओर से कहा जा रहा है कि नोटिस दिया गया था, लोगों का कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन अगर नोटिस दिया भी गया तो क्या नोटिस देने से आपका काम पूरा हो जाता है? क्या उसके आगे आपके पास कोई और रीज़न नहीं है, जवाब नहीं बनती है, आपकी जवाबदेही वहीं ख़त्म हो जाती है? ये सारे सवाल ज़रूर हैं और ये केवल एक, जैसा कि मैंने कहा, एक मानसून की बात नहीं है। अगर हर मानसून में इसी तरह से लोग मर रहे हैं, 300 से ज़्यादा लोग पिछले 6 साल में 2013 से 2019 में मरे हैं, 3000 से ज़्यादा इमारतें, दीवार और घर गिरी हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं अब तक तो प्रशासन को समझ जाना चाहिए कि जिस तरह के हालात होने चाहिए वो नहीं है। आप पता लगा लीजिए, पिछले 25 साल से या लगभग 30 साल से शिवसेना ही अगर बीएमसी में है,
तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट पर बिल्कुल सवाल उठना चाहिए, क्या वाकई कुछ किया गया? क्योंकि यहाँ पर आकर भले ही मुख्यमंत्री दौरा कर लें, दूसरे मंत्री आकर दौरा कर लें, क्या उससे जो परिवार वाले हैं वो खुश हो जाएंगे? क्या वो सुखी हो जाएंगे, या उन्हें उससे इंसाफ न्याय मिल जाएगा, उन्हें राहत मिल पाएगी? ये सारी चीज़ें ज़रूर हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि इस तरह से किसी और को ना सहना पड़े जैसा कि ये लोगों को सहना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के घर मिट गए, लोगों के परिवार वाले चले गए, उन्हें नहीं पता अब कहाँ जाना है, क्या करना है। और इसी तरह से एक मानसून में वो अब सड़कों पर आ गए हैं, कोई ज़िम्मेदारी ले नहीं रहा। लेकिन हम सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं कि आखिर इसकी ज़िम्मेदारी किसकी, और क्या दौरा करना या फिर केवल कहीं ना कहीं ये कहना कि हम इसकी जांच करेंगे, इसका ऐलान कर देने से क्या इन लोगों को न्याय मिल जाएगा? आज तक जितने लोगों की मौत हुई है या उनके परिवार वालों को क्या वाकई आपने दूसरी जगह पर रिहैबिलिट किया है? जवाब है नहीं। तो ये सारे सवाल हैं, इसका जवाब शायद कभी मिले, हम उम्मीद करते हैं, इसलिए शायद पूछते हैं हम। और लोग परेशान हैं, यही ज़मीनी हकीकत है। प्रशासन गायब है, लोग परेशान हैं। ज़मीनी स्तर पर ज़रूर मुंबई पुलिस की बात कर लें, एनडीआरएफ की बात कर लें, फायर ब्रिगेड की बात कर लें, वो मौजूद हैं। लेकिन जो वाकई जिनका काम है, जो ऑफिस लेवल के लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो कहाँ पर हैं? ये सवाल ज़रूर बरकरार है। और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, ये समझना होगा। उस तरह से जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, हर साल मानसून में आपको इसी तरह से चीज़ें देखने मिलेंगी। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, जो कैमरे के पीछे जिनके नज़र से आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, उनका नाम है प्रवीण चिरोहित। कोशिश यही है हम आपको बताएं कि क्या हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, इससे पहले क्या हुआ है और इसके लिए क्या वाकई कोई कदम उठाया गया है नहीं। अगर इसी तरह से आप चीज़ें देखना चाहते हैं तो जो हमारा चैनल है एनडीटीवी इंडिया चैनल, आप उसे सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको सही लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस करें तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार।